पेपर लीक, चुनावी चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड। मित्रों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, तो आइए मैं आज आपको विस्तार से हर तरीके के पेपर लीक के पीछे की आर्थिकी समझाता हूं। आप देखें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो 2017-18 में मोदी सरकार लाई थी। आप यूं समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग मैकेनिज्म थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, केंद्रीकृत हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर देश में किसी भी नेता को उभरना है या पार्टी को अपनी गतिविधियां आगे बढ़ानी है तो उसके लिए केंद्रीय फंड की जरूरत है। पार्टी के कोष से पैसा रिलीज होना जरूरी है। अब जो नेता उभर रहा है, जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, केंद्रीय नेतृत्व की छत्र छाया के समानांतर या उससे अलग हटकर, उसको राजनीति करने के लिए समर्थन कहां से मिले, धन कहां से उपलब्ध हो। क्योंकि केंद्रीयकृत व्यवस्था में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा पार्टी के कोष में आ रहा था। अब जाहिर सी बात है कि व्यवस्था को नए नए तरीके इजाद करने होंगे, और एक बार एक व्यवस्था कायम हो गई तो काफी लोग उसमें रहते हैं या उसके समर्थन में रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका पेपर लीक से क्या संबंध है। राजनीति करने के लिए धन की जरूरत है, चुनावी चंदे की जरूरत है, लोकसभा चुनाव सर पे हैं। जो नेता खुद अपनी पहचान के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पैसे कहां से मिले। आप देखिए, यूपी पुलिस की परीक्षा में तकरीबन 62,000 से ज्यादा पद प्रकाशित हुए या 62,000 से ज्यादा पदों पे नियुक्ति अपेक्षित थे। उसके लिए एप्लीकेशन कितनी पड़ी? 48 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। अब प्रति एप्लीकेशन 400 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसे आप जोड़ के देखें तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में सिर्फ एप्लीकेशन की बिक्री से आए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। सरकारी नौकरी है, 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतनमान है, और इसके साथ साथ ऊपरी इनकम, जिसे लोकाचार की भाषा में कहा जाए, तो उसकी भी गुंजाइश है। नतीजन हर कोई चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी इस पूरी प्रक्रिया में चयनित हो जाए, और इसके लिए वो 10, 20, 50 हजार रुपए, या सुनने में तो ये आया है कि 10 से 15 लाख रुपए या ज़्यादा भी देने के लिए लोग तैयार हैं। अब अगर इसमें कहीं से भी पेपर पहले मिल जाने की गुंजाइश हो तो लोग बड़े आराम से 15-20 हजार रुपए देने के लिए उसके लिए तैयार हैं। अब जो पेपर लीक कर रहे हैं उनकी गणित समझिए, उनकी आर्थिकी समझिए। मान लीजिए कि किसी ने यह तय कर लिया कि 5 से 10% लोगों तक पेपर की पहुंच करवा देनी है। यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में सीसीटीवी कैमरा, रियल टाइम ट्रैकिंग, सर्विलांस के इक्विपमेंट्स, इन सब के बावजूद अगर सरकार पेपर लीक रोकने में विफल रहती है तो क्या उसमें सरकार की संलिप्तता नहीं मानी जानी चाहिए या नहीं होने की संभावना है? तो हम वापस आते हैं आर्थिकी पर। 5 से 10 प्रतिशत लोगों का मतलब है कि तकरीबन 5 लाख लोग, तकरीबन 5 लाख लोग। अब 5 लाख लोगों तक अगर मान लीजिए कि 20-20 हजार रुपए तक या 10-10 हजार रुपए दे करके भी उनको अगर पेपर दे दिया जाता है तो कितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है।
आप समझिए कि 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक इन्वॉल्व हैं। अब ये पैसा अगर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में चला जाता है, तो चुनाव के पहले उनकी लीवरेज कितनी बढ़ जाती है या भ्रष्टाचार का कितना पैसा उनके हाथ में इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखिए, यूपी इलेक्शन 2022 के पहले टेट का पेपर लीक हुआ, लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, और जब भी कोई इस पे जांच पड़ताल होती है, जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, नतीजा सिफर। शायद ही 2-4 लोगों को या कभी कभार किसी को दंड मिलता हो, वो भी 2-4 महीने जेल में काट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन पैसा कितना इन्वॉल्व है। दूसरी बड़ी समस्या है कि मान लीजिए किसी भी तरीके से पकड़े भी जाते हैं, तो न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर है और पैसे से आप किसी भी व्यवस्था को, किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, नतीजा सिफर होता है। बार बार युवाओं को छला जाता है, देश को छला जाता है, समाज को छला जाता है और पारदर्शिता का ढोंग भी बनाया जाता है। आप परीक्षा, अगली परीक्षा 6 महीने में हो या साल भर में हो या कभी हो, पारदर्शी हो या नहीं हो, लेकिन आज का जो मकसद था 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करने का 2-2.5 लाख लोगों से, 5 लाख लोगों से, वो तो पूरा हो गया। अब इस पैसे का उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं सिस्टम में। तो ये है पूरा गणित और लगभग हर परीक्षा में यही होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की व्यवस्था में राजनीतिक दल पूरे देश से, दानदाताओं से, डोनर्स से चंदा लेते थे और अपने नेताओं के माध्यम से लेते थे, जिससे स्थानीय नेताओं का, प्रादेशिक नेताओं का, क्षेत्रवार नेताओं का, उद्योगपतियों से, आम जनता से संपर्क बना रहता था, क्योंकि उनसे उनको चंदे की दरकार होती थी और उससे वो अपनी राजनीति करते थे। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था में पूरी चीज केंद्रीयकृत हो गई। अब जो लोकल क्षत्रप हैं, स्थानीय नेता हैं, प्रादेशिक नेता हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर हो गए। जाहिर सी बात है कि अगर उनको अपना इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, एक अपना व्यक्तित्व उभारना है, तो उनको धन एकत्र करने की, चंद्रा एकत्र करने की वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य करना होगा। और यही वजह है कि हम भ्रष्टाचार के नित नए आयाम देख रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि 48 लाख लोग, जो कि पूरे प्रदेश का करीब 2% हिस्सा है, उनको छला जा रहा है, नौकरी के नाम पे छला जा रहा है, सरकारी नौकरी के नाम पर छला जा रहा है, और बार बार परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र, एप्लीकेशन भरिए, एडमिट कार्ड लाइए, इस सब के नाम पर छला जा रहा है।